अब हम लोगों का जो अगला बात आता है वो आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन एन एटम वो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले देखिए आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका था कि 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन, ये क्या था, ये अपना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो यहां से क्या बोला गया कि जो पहला एनर्जी इलेक्ट्रॉन रख सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है तो उसके पास भाई काइनेटिक एनर्जी होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी न्यूक्लियस में अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी दो बात पे डिपेंड करता है कि एक जेड पे और एक कौन से ऑर्बिट में कि एन का संख्या क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है। तो काइनेटिक एनर्जी दुनिया में किसी का भी हाफ mv² इसके बराबर होता है। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन ही तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो वो रिवॉल्व कर रहा चीज है जो गोल गोल घूम रहा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ये वाला नंबर फिक्स है, इन सब को एडजस्ट कर दिया गया और आपको बोला गया कि हमेशा के लिए क्या याद रख लीजिए, हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा वो 13.6 इंटू पहला एनर्जी जो आया इंटू Z² बाई n², ये इलेक्ट्रॉन का पहला एनर्जी आया। कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। देखिए एनर्जी में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कि काइनेटिक एनर्जी आज नहीं, शुरू से ही काइनेटिक एनर्जी को ऑलवेज पॉजिटिव होना है। तो के कितना के बराबर आया, 13.6 इंटू Z² बाई n², और इसका यूनिट क्या है, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का जो जेड नाम के न्यूक्लियस का पार्ट है, अगर वो nth ऑर्बिट में है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना होगा। दूसरा एनर्जी बोला गया क्या, दूसरा एनर्जी बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो यहां का जो पोटेंशियल एनर्जी है कि यहां पे देखिएगा तो न्यूक्लियस जो है वो किसके बराबर है, तो न्यूक्लियस एक Ze नाम के चार्ज इसके इक्विवेलेंट है, और इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे जगह है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे E- चार्ज इसके इक्विवेलेंट है। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किसी चार्ज सिस्टम का निकालते हैं तो K इंटू Q1 Q2, के इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय R ऐसा लिखते हैं। देखिए सिंस इन दोनों चार्ज में से एक चार्ज निगेटिव है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निगेटिव आ जाएगा 27.2। इसका क्या होना चाहिए, 27.2 इंटू किसके बराबर, 27.2 इंटू ये बचेगा Z² बाई n², कि इसका वैल्यू जो होना चाहिए, सभी देखो सभी के सभी जो रिमेनिंग टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। उतना कांस्टेंट के टर्म में इक्वेशन हमको थोड़े ही चाहिए, हमको फाइनल एक्सप्रेशन से मतलब है। तो इसका एक्सप्रेशन आया, देखिए Z² डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, Z² डिवाइडेड बाई n², इसके बराबर इसका एक्सप्रेशन आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू द चार्ज सिस्टम, इसकी वजह से। इन दोनों को कंबाइन करके, तो इसको हटाया जाए, तो इन दोनों को कंबाइन करके जो फाइनल बात है वो क्या है, तो वो फाइनल बात है टोटल एनर्जी। कि टोटल एनर्जी जो होना चाहिए, तो भाई अगर किसी का टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी को ही ई बोलेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी ई इक्वल टू जो होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव 13.6 इंटू Z² बाई n², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी
ऑलवेज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑलवेज निगेटिव होगा। वो किसके बराबर, इतना जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इसके बराबर। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा कि यहां पे अगर एक ऑर्बिट है तो उस ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी है यही सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा जब तक एनर्जी से क्वेश्चन ना हो। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे तब भी इसी फॉर्म का सबसे ज्यादा जरूरत होगा। तो इसको याद रखिए कि टोटल एनर्जी जो होता है, हाल ही फिलहाल में नीट में बस यही पूछ लिया गया था कि जेड नाम का न्यूक्लियस है, एन नाम के स्टेट में टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द एनर्जी of an electron in the ground state of hydrogen atom is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर पूछा जा रहा है then the energy of electron in the first excited state of He plus ion will be कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस आयन में क्या होना चाहिए, एनर्जी का वैल्यू। तो उसका वैल्यू बोला जा रहा है कि सबसे पहले किसका वैल्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है जो वैल्यू होना चाहिए वो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है जो वैल्यू होना चाहिए उसका वैल्यू किसके बराबर बोला जा रहा है, कि सबसे लास्ट में बोला जा रहा है इसका वैल्यू होना चाहिए 40.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर, माइनस साइन के साथ। बताइए कौन सा सही हो रहा है, तो ऑप्शन भी सही हो रहा है। तो यहां पे देखिए इसको हटाया जाए। बाकी देखो हाइड्रोजन का कुछ डाटा दे भी दे तो उसको यूज करने पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है। अगर अपना बेसिक एक्सप्रेशन ऑलवेज याद रहता है तो वो ऑलवेज आपको काम आएगा। इसको हटाया जाए। देखिए अगर अपना बेसिक एक्सप्रेशन पे आप भरोसा कीजिएगा तो एनर्जी इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ऐसा होता है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किसी भी एटम में जो हाइड्रोजन की तरह है, ऑफ कोर्स बोर्स मॉडल अप्लाई होगा तभी अप्लाई करेंगे। फिर क्या बोला है कि He प्लस का बात किया है, तो He प्लस का मतलब हुआ Z इक्वल टू किसके बराबर, 2 के बराबर। अब देखो सबसे पहले इसमें लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड में तो नहीं होता है, सेकंड थर्ड में और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर कोई ग्राउंड स्टेट का बात कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 होता है, और अगर कोई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात कर रहा है तो ग्राउंड से जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 होता है। कोई क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का बात करेगा तो 1 तो ग्राउंड स्टेट है, पहला एक्साइटेशन मतलब n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो जो एक्साइटेड स्टेट के आधार पे क्वेश्चन होगा उसमें ये बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर में जब स्पेक्ट्रम आएगा तो बोलेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कूद रहा है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4 है कि एक्साइटेशन नंबर जो है वहां से ऐसा होगा। यहां पे बोला है कि बताने के लिए कौन से स्टेज में एनर्जी आपको, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बताने के लिए बोला है, तो n का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखिए
अब एनर्जी बताना है तो -13.6 जो एक्साइटेड स्टेट है वो भी क्या है, n इक्वल टू 2 के बराबर अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। और दूसरा क्या है, दूसरा अगर इसको देखिएगा अपना z का वैल्यू तो वो भी 2 है, ऊपर में भी 2 का स्क्वायर, नीचे में भी 2 का स्क्वायर, ओवरऑल एनर्जी जो बचेगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी के बराबर बचेगा, तो उसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या बोला जा रहा है कि इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, हमें नहीं बता ऑर्बिट का नंबर क्या है, कुछ भी हो सकता है, इन एन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द काइनेटिक एनर्जी of the electron in this ऑर्बिट, कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा इस ऑर्बिट में, तो बोला जा रहा है कि 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है कि जो होना चाहिए वो 34 का डबल 7.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कि जो इसका वैल्यू होना चाहिए 34 का डबल 6.8, सबसे लास्ट में बोला जा रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। बताइए कौन सा आएगा, तो ऑप्शन भी सही आ रहा है। देखिए अगर कहीं पे भी देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका वैल्यू होता है, काइनेटिक हमेशा प्लस होता है, तो 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, और जो टोटल एनर्जी होता है वो उतना ही होता है विथ अ माइनस साइन इसके बराबर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इन लोगों का डबल होता है लेकिन विथ अ माइनस साइन। तो पोटेंशियल और टोटल, जो पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज निगेटिव होगा, बस एक बार वो जीरो हो सकते हैं, नहीं तो वो जिंदगी भर निगेटिव। जीरो होने का मतलब है एटम से इलेक्ट्रॉन जब आजाद हो जाएगा तब तो वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहेगा, तो हमारे केस में तो ऑलवेज निगेटिव है। दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो कहीं पे अगर हमको पता चल जाए कि टोटल एनर्जी माइनस ई के बराबर कहीं पे आया है तो तुरंत से होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर होगा, और पोटेंशियल जो होगा वो निगेटिव साइन ही रखेगा लेकिन टोटल का क्या होगा, टोटल का 2 टाइम्स होगा। यहां पे रेशियो बोला जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी, इनका जो रेशियो होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी ई है तो पोटेंशियल एनर्जी -2e होगा, और टोटल एनर्जी जो होगा वो -e होगा। ये भी रेशियो पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो अगर यहां पे इस तरीके से लिखे कि ये काइनेटिक है, उसके बाद पोटेंशियल है, उसके बाद टोटल है, तो काइनेटिक अगर E के बराबर है तो पोटेंशियल -2e के बराबर होगा, और इन दोनों को जोड़ के जो टोटल होगा वो -e के बराबर होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि रेशियो 1:2 -2:2 -1 इसके बराबर ये रेशियो होता है। तो इस बात का क्या रखना है, इस बात का ध्यान रखा जाना है। बताइए इसमें किसी को कोई समस्या कि तीनों एनर्जी के बारे में, उसमें से अब जब एनर्जी पढ़ रहे हैं तभी तक, उसके बाद तो बाद के समय में सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी पे फोकस होगा, अलग अलग काइनेटिक और पोटेंशियल लेके क्या करना है। लेकिन जब उसको पढ़ रहे हैं तब तो तीनों एनर्जी को एक साथ। ऐसा ही कहीं पे एक और हुआ था जिसको जब आप लोगों ने सैटेलाइट पढ़ा था, तो सैटेलाइट भी तो कुछ वैसा ही तो है, जो काम न्यूक्लियस करता है वो काम अर्थ कर रहा है, और गोल गोल सैटेलाइट घूमता है, गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
इन दोनों को जो बाइंड करता है वो ग्रेविटेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन का था, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। दोनों जगह सारी बातें जो है वो सेम है, कभी कंपेयर करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए इससे। अब देखिए कि बोर का पोस्ट्यूलेट्स को हम लोगों ने अधूरा छोड़ दिया था, तो बोर पोस्ट्यूलेट्स फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस में घूमता है, अपना फिक्स्ड रेडियस का ऑर्बिट होता है, रेडियस का जो होगा ऑर्बिट का वो उसका वैल्यू, उस ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगा उसका वैल्यू निकाल दिया गया। उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगा। और इसके बाद हम लोग का जो पोस्ट्यूलेट का अगला सीरीज है उसमें क्या बोला बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन्स कैन गो फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू another स्टेशनरी, कि इन्होंने बोला, बोर ने बोला कि ऐसा संभव है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मन करे तो सबसे पहला जो फर्स्ट होता है जिसको ग्राउंड स्टेट बोला, सेकेंड ऑर्बिट हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट हो सकता है, फोर्थ ऑर्बिट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मन होगा तो वो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकते हैं। पहले रदरफोर्ड ने बोल दिया था इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहेगा, इन्होंने बोला नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट से दूसरे फिक्स्ड ऑर्बिट जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं बीच में रुक जाएगा। तो इन्होंने पहला बात बोला कि जो भी ट्रांजिशन होगा वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ऐसा होगा। फिर इन्होंने दूसरा बात क्या बोला कि वेन एवर, क्या वेन एवर इलेक्ट्रॉन, की जब कभी भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा रिसीव अ फोटोन, तो फोटोन मिलने का मतलब क्या है एनर्जी, कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को फोटोन दिया जाएगा, बाहर से दिया जाएगा, फोटोन रिसीव अ फोटोन एनर्जी, देन इट गोज टू हायर एक्साइटेड स्टेट, कि अगर मान लो उसको फोटोन मिला, मान लीजिए जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में बोला जाता है कि लाइट पास कीजिए, फोटोन पास कीजिए, तो व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन रिसीव्स अ फोटोन, कि अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन को मिला है तो वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तीसरा स्टेप में क्या बोला कि कोई भी आदमी का पर्पस क्या होता है मिनिमम एनर्जी में रहना, तो यहां पे इन्होंने तीसरा बात बोला कि दी when the electron again comes to the ground state from the higher excited state, it will emit photon of different wavelengths। कि यहां पे क्या हुआ कि दो तरीका हो सकता है, दो तरीका क्या हो सकता है, अगर बाहर से आउटसाइड फोटोन इसको मिलेगा, तो आउटसाइड फोटोन मिलेगा तो ये ग्राउंड से कहां जाएगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है जब कभी भी इसको बाहर से रेडिएशन देगा आउटसाइड फोटोन। और फोटोन क्या होगा, ये रिलीज कब करेगा फोटोन, तो जब कभी भी ये एक्साइटेड से क्या होगा, जब कभी भी ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा
तब तब ये फोटोन रिलीज करेगा। तो यही जो फोटोन रिलीज करता है तो बहुत सारा चमकता हुआ लाइट दिखता है, क्योंकि उनका वेवलेंथ अलग अलग होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि जब क्या होता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में जब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हाई टू लो स्टेट में आता है, तो लो स्टेट में आने से क्या होता है कि EMW या फोटोन ऑफ EMW ऑफ डिफरेंट क्या होगा, वेवलेंथ आर प्रोड्यूस। तो जहां पे बहुत सारा वेवलेंथ एसोसिएट हो जाए तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि E माइनस जो हाई टू लो स्टेट में आता है, EMW ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर क्या प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत सारा जो वेवलेंथ आया है इसको बोला जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो भी बोलिए, जो भी नाम देना है। चलिए, तो पहला बात हम लोगों ने देखा कि आज जो एनर्जी है और कल जो एनर्जी है वो सेम नहीं होगा। अब कैसे इसको हटा दिया जाए, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए पहले। उसके बाद सिर्फ एक फॉर्मूला आएगा, उसके बाद 5 बात याद रखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कोई सा भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक फॉर्मूला है बस, नहीं हुआ चलिए कॉपी कर लीजिए पहले। चलिए इसको हटा दिया जाए। देखिए बात क्या है कि अब हम लोगों को, अगर हमें नहीं पता N2 और N1, ये मत सोचिएगा कि 1 और 2 है। N2 और N1 जो है कोई जनरल से दो लोग हैं, एक का नाम है N2 और इसी को हम बोल रहे हैं, चलिए इसको हम अपने भाषा में इसको हम बोल रहे हैं कि हायर जो है उसी को हम N2 बोल रहे हैं कि N2 नाम के स्टेज में कोई था। यहां से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आ गया अपने लोअर स्टेज N1 में, कि N2 से N1 में ट्रांजिशन हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, आप खुद अगर टोटल एनर्जी का सीक्वेंस बनाएंगे, ये टोटल एनर्जी है और ये n का वैल्यू है। तो देखो अगर n इक्वल टू 1 के बराबर है, हाइड्रोजन लाइक एटम में टोटल एनर्जी जो होता है वो -13.6 Z² बाई n² इसके बराबर। फर्दर मोर अगर इसको हम हाइड्रोजन बोल ही देते हैं कि ये हाइड्रोजन ही है, तो -13.6 बाई n² Z इक्वल टू 1 के बराबर ऐसा हुआ। तो देखिए टोटल एनर्जी जब n इक्वल टू 1 है तो सबसे ज्यादा या सबसे कम अभी समझेंगे, फिर n इक्वल टू 2 है तो उसके बाद का जो एनर्जी है उसको देखिए, तो n इक्वल टू 2 होने का मतलब हुआ कि -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n इक्वल टू 2 पे। कुछ और लिख देते हैं, n इक्वल टू 3 पे -13.6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, तो ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा इसके बराबर, कि 136 को 9 से डिवाइड कीजिएगा। फिर उसी तरीके से मान लीजिए अगर 4 लिखेंगे तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो ये 0.85 इसके आसपास करीब आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी था माइनस साइन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कि सबसे बेसिक जो होता है यहां पे n इक्वल टू 1 जो है वो सबसे बेसिक है, और यहां पे जो एनर्जी है पहला स्टेज में वो किसके बराबर है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर। इससे अगर मान लीजिए ऊपर भेजना है, अगर इससे ऊपर भेजना है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होगा वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर। अगर इससे ऊपर भेजना है तो n इक्वल टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाके E3 का वैल्यू जो होगा वो कितना के बराबर होगा,
तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर। देखिए यहां पे क्या होता है कि जो बात बोला गया कि अगर आप फोटोन दे रहे हो तो एक आदमी जो -13 रुपये के उधारी में है उसको अगर एनर्जी मिलेगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, उसका उधारी कम होगा, और एनर्जी मिलेगा और ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर उसको आप क्या करोगे, देखो यहां से अगर ये यहां आ रहा है तो जो 1.5 रुपया का उधारी में है अगर वो 3.5 रुपये के उधारी में चला गया, मतलब वो क्या किया होगा, वो पक्का खर्च किया होगा 2 रुपीस के बराबर। तो यहां से यहां अगर कोई चीज आता है इस तरीके से, तो इसी के वजह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है कि हाई स्टेट से बारी बारी जब लो स्टेज में आ रहा है तो एनर्जी यहां पे क्या हो रहा है, जो है अपना यहां पे आपका जो एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज करते हुए कोई आता है। इधर से जाना है तो वह बाहर से भेजो, इधर से आना है तो अंदर से सिस्टम से लेगा। देखिए अब N2 हम क्या मान रहे हैं कि कोई जो है वो N2 नाम के हायर एक्साइटेड स्टेट में है, कि N2 नाम के, जरूरी नहीं है N2 ही हो, यही बोल रहे हैं कि 5वां स्टेज में कोई है कि कहीं ना अगर n=3 तक मैंने लिखा, हो सकता है कोई 4 में बैठा हो, कोई 5 में बैठा हो, तो सबका n का वैल्यू है, तो कोई हायर एक्साइटेड स्टेट N2 में। वो कहां से वो आ रहा है N1 में, तो N1 क्या है, लोअर एक्साइटेड स्टेट है, कि N1 में वो आ रहा है, N2 से उतर रहा है N1 में। ऐसा देखिए सबसे पहले अब हाइड्रोजन का ही बात कर रहे हैं, किसी अन्य के लिए भी हाइड्रोजन के लिए ही बाद में लिख देंगे। देखिए यहां पे टोटल एनर्जी जो शुरुआत में है, N2 क्या है, हायर एक्साइटेड स्टेट है, N2 से N1 में आ रहा है, तो टोटल एनर्जी जो शुरुआत में है, इनिशियली है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो -13.6 Z² बाई N2 का स्क्वायर, कि शुरुआत में हायर एक्साइटेड स्टेट में है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए उसी को N2 बोल दिए हैं। बाद में देखिए बाद में क्या है, टोटल एनर्जी फाइनल क्या होना चाहिए, तो यहां पे कुछ ऐसा अगर बनाते हैं तो N2 नाम के एक हायर एनर्जी स्टेट से N1 नाम का एक लोअर एनर्जी स्टेट आया है, तो टोटल एनर्जी इनिशियल यहां पे है, टोटल एनर्जी फाइनल यहां पे है, तो इसका वैल्यू होना चाहिए -13.6 Z²। भाई Z तो एटम का प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोई सा भी ऑर्बिट में रहे। अब यहां पे देखिए डेल्टा E जो एनर्जी इसने रिलीज किया, जैसे आप खुद देख रहे हो कि -1.5 से उधारी अगर -3.5 के बराबर है तो 2 रुपया पक्का खर्चा किया है, 3.5 उधारी से अगर 13.5 उधारी हो गया तो 10 रुपया पक्का खर्चा किया है, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो होना चाहिए किसके बराबर, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए, यहां पे देखिएगा तो यहां पे टोटल एनर्जी इनिशियल क्या था, माइनस टोटल एनर्जी फाइनल, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज हुआ है आप वो निकालना चाहते हैं, कि मेरे पास 100 रुपया था, बाद में 80 रुपया ही बचा, तो मैंने कितना का लॉस किया है, तो 100 - 80 लिख के आएगा ना। यहां से देखिए डेल्टा E का वैल्यू जो हो गया, इसको जैसे समझना है वैसे याद कर लीजिए, 13.6 इंटू Z² 1/N1² -1/N2²। ये पहला बात है, पहला फॉर्मूला ये बना कि डेल्टा E = 13.6 इंटू Z² 1/N1² -1/N2²। यहां तक के बात को समझे हैं तो आगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले इसको कॉपी कीजिए, तो क्या बोला जा रहा है, कोई N2 पे था,
N1 पे आ गया। खुद आप देख रहे हैं कि अपना एनर्जी जो है वो घट रहा है, वैल्यू पे मत जाइए। यहां पे एक इसमें माइनस लगा है कि अगर मान लो कहीं पे 10 है, 10 से घट के 8 हो गया, और कहीं पे -8 है, उससे घट के -10 हुआ, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको भी घटना ही बोला जाएगा। वैल्यू पे मत जाओ कि 8 से 10 हो गया, -8 से -10 छोटा होता है। तो यहां पे भी देखिए -1.5 से और एनर्जी कम होते चला जा रहा है। तो एनर्जी के साथ जो हुआ वो इस तरीके का हुआ। इसको हटाया जाए, चलिए कॉपी कर लीजिए। जो याद रखना है, ये सब सारा समझने की बात है कि कहां से आया है। जो याद रखना है वो अल्टीमेट एक्सप्रेशन अब आने वाला है। इसको हटा दे अब। चलिए यहां पे देखिए तो आपको क्या आया कि डेल्टा ई का वैल्यू जो आया था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², ये ऐसा यहां पे आया। अब देखो, अब हम लोगों का अगर लेमडा जो है वो क्या है, लेमडा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ क्या, वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड। कि अगर हाई से लो ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो अपना फोटोन देगा। यही तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। अगर लेमडा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड तो डेल्टा ई किसके बराबर होना चाहिए? यही तो एनर्जी लेके फोटोन भागा है। तो डेल्टा ई इक्वल टू किसके बराबर? hc बाई लेमडा के बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², इसके बराबर। लेमडा 1/लेमडा जो हुआ वो 13.6 डिवाइडेड बाई कितना, hc इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², ऐसा हुआ। इन सब को हटा के देखो 13.6 एक कांस्टेंट है, hc भी तो कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, इन सब को हटा के एक कांस्टेंट लाया गया। इसको रेबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। तो r इंटू क्या, rb इंटू किसके बराबर, rb इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। यही बात आपको फाइनली याद रखना है कि ये एक्सप्रेशन सबसे काम का एक्सप्रेशन हुआ। तो ये आया कैसे है? तो एक इलेक्ट्रॉन है जो N2 नाम के हायर एक्साइटेड स्टेट में है, कि यहां पे इसके पास ज्यादा एनर्जी है। यही बात ध्यान रखना है कि ऊपर जितना जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी है। यहां से ये एक लोअर स्टेट में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से अगर यहां जाएगा तो जाते वक्त रास्ते में इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी कम कर रहा है, तो एक फोटोन रिलीज करेगा। उस फोटोन का जो वेवलेंथ होना चाहिए 1/लेमडा, वो रेदरबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर कहां पे गया है 1/n1², कहां से आया है 1/n2²। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का वेवलेंथ। कि लेमडा का वैल्यू जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? लेमडा का वैल्यू जो होना चाहिए वो इतना के बराबर होना चाहिए। बस यही बात आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां से अगला बात लिखा जाए, इसको हटाया जाए। किसी को इसमें कोई दिक्कत यहां तक के बात में कुछ बात है ही नहीं। 1/लेमडा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन हाई से लो स्टेट में आ रहा है तो फोटोन रिलीज करेगा। उसका जो वेवलेंथ है वो r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। यही फॉर्मूला तो सारा का सारा प्रॉब्लम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का आपका सॉल्व करने वाला है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो लोगों ने क्या बोला कि अब देखो अपने पास आने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है। बहुत सारा रास्ता हो सकता है कहने का मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, अगर वो पहुंचता है 1 पे, देखिए अभी लिखाया जाएगा टाइप्स ऑफ सीरीज में कि कहां से आ रहा है फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी आ रहा है और वो अगर पहुंचता है n इक्वल टू 1 पे, तो ऐसे सीरीज को क्या बोला जाता है? तो पहला टाइप ऑफ देखिए कि n2 का वैल्यू 1 से
कुछ भी हो, जो फाइनल है वो n1 इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो ऐसे सीरीज को बोला जाता है क्या? ऐसे सीरीज को बोला जाता है लेमन सीरीज। लेमन का मतलब ये हुआ कि कहां से अगर बोल दिया कोई लेमन सीरीज है तो लेमन सीरीज का मतलब ये हुआ कि अंत जो होगा वो हमेशा 1 पे होगा। ऐसे को हम लोग लेमन सीरीज बोलते हैं। तो लेमन सीरीज में अगर मान लीजिए 1/λ का वैल्यू लिखेंगे तो r इंटू, वैसे तो हाइड्रोजन ही होता है, कोई और हो गया इसलिए बार बार z² लिख रहे हैं, बाकी हाइड्रोजन के लिए z² 1 होता है। तो देखिए 1/n1, तो n1 फिक्स हो गया, कहीं से भी आ रहे हो, n2 का स्क्वायर बस ये बच गया। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लेमन सीरीज। देखिए लेमन सीरीज में एक और बात समझना है, इसी के लिए नहीं सबके लिए वैलिड है। कोई बोलेगा कि भाई लेमन का फर्स्ट लाइन, तो लेमन के फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि n2 इक्वल टू 2 से लेमन है तो n1 तो 1 के बराबर होगा ही। कोई बोलेगा लेमन सीरीज का सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन का मतलब होता है कि भाई n2 3 हो जाए, n2 बदल सकता है। लेमन का ये तो मतलब है ही कि कहीं से भी आ रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फाइनली ग्राउंड स्टेट में ही पहुंचा है तो ऐसे को क्या बोला जाएगा? ऐसे को बोला जाएगा लेमन सीरीज। ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। सबसे लास्ट मतलब क्या है? सबसे लास्ट होता है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन का मतलब हुआ n2 का होगा, n2 जो होगा वो इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी का मतलब अगर एटम के लिए बोला जाए तो एटम के बाहर से आ रहा है, ये इंफिनिटी का मतलब होता है। n1 का वैल्यू वो तो 1 होगा ही, कि ये लास्ट लाइन हो गया कि इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी से 1 पे आया है, 1/∞ 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ज्यादा समस्या है नहीं। चलिए अब अगला बात, अगर इसी तरीके से देखें तो n2 कुछ भी हो, n2 कुछ भी हो, अगर कोई सीरीज खत्म हो रहा हो किस पे? खत्म हो रहा हो 2 पे, तो ऐसे सीरीज को क्या नाम दिया गया है? तो ऐसे सीरीज को नाम दिया गया है बाल्मर सीरीज। कि बाल्मर सीरीज का मतलब यह हुआ कि आपने शुरुआत कहां से की है फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 3 से कहां आ जाएं, अगर आप सबसे अंत से 2 पे आ जाएं, यहां से 2 पे आ जाए, यहां से 2 पे आ जाए, अगर आपने समाप्त किया है 2 पे, तो ऐसे सीरीज को क्या बोला जाएगा? बाल्मर सीरीज बोला जाएगा। यहां पे 1/λ का वैल्यू देखिए, तो 1/λ जो होना चाहिए, तो यहां पे ये r इंटू z², इसका वैल्यू तो रहेगा ही, और यहां से आपके पास क्या बच गया? यहां से बच गया कि जो यहां पे n1 है वो फिक्स है 2 के बराबर, n2 नहीं पता कहां से आ रहा है, हो सकता है 3 से आ रहा हो सकता है 4 से आ रहा हो। तो यहां पे जैसे मान लो अगर यहां पे कोई बोले कि भाई फर्स्ट लाइन किसका? फर्स्ट लाइन बाल्मर का, तो फर्स्ट लाइन क्या हो सकता है कि 3 से खत्म तो 2 पे होना ही है, तो 2 से 2 थोड़े ही ट्रांजिशन हो सकता है कि खत्म 2 पे होना ही है, शुरुआत कहां से हो? 3 से हो। सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ कि खत्म तो 2 पे होना ही है, 4 से शुरुआत करके किस पे? 4 से शुरुआत करके 2 पे खत्म हो जाए तो सेकेंड लाइन। इसी तरीके से यहां पे बोलेगा कि लास्ट लाइन का क्या मतलब हुआ? पहला लाइन और लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट लाइन का मतलब हुआ कि n2 इंफिनिटी से अगर बाल्मर सीरीज है तो n1 क्या होना चाहिए? 2 तो होना ही चाहिए। तो कहीं से शुरू किया है, अगर सेकेंड ऑर्बिट में खत्म हो रहा है तो ऐसे को क्या हम लोग बोलेंगे? बाल्मर सीरीज बोलेंगे। कहीं से शुरू किया है और खत्म अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कर रहा है तो ऐसे को हम लोग लेमन सीरीज बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको हटाया जाए। चलिए अगर हो सके तो एक बार और बना दीजिए, ज्यादा लाइंस का जरूरत पड़ सकता है। अब उतना लाइन बना के देखने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। देखिए पहला दोनों पे खत्म होने वाले को देख चुके हैं, पहला दोनों ही कोई खास तो नहीं है, और भी लोग हो सकते हैं। तो और भी लोग हो सकते हैं कहने का मतलब कि जो n = 1 पे खत्म हुआ,
लेमन 2 पे खत्म हुआ, बाल्मर जो 3 पे खत्म होगा, कि शुरुआत कहीं से हो, खत्म कहां होना चाहिए, खत्म 3 पे होना चाहिए, ऐसे को क्या बोला जाता है, ऐसे को बोला जाता है पास्ट चेन सीरीज। तो सी वाला कौन सा हो गया, तो सी वाला आपका हो गया क्या, सी वाला आपका हो गया पास्ट चेन सीरीज। कि पास्ट चेन सीरीज का मतलब क्या हुआ कि आपने कहां से शुरू किया है हमें नहीं पता, अगर आप खत्म कर रहे हैं किस पे, खत्म कर रहे हैं 3 पे, तो इसको बोला जाएगा पास्ट चेन सीरीज। पास्ट चेन सीरीज का 1/λ देखेंगे तो रेदरबर्ग कांस्टेंट इनटू क्या, जेड का स्क्वायर, खत्म तो पता है 3 पे होगा, शुरुआत कहां से हुई, जहां से भी हुआ हो, ये ऐसा होना चाहिए। यहां से देखिए, अगर यहां पे कोई बोलेगा कि भाई फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, तो यहां पे फर्स्ट लाइन का मतलब होगा कि सबसे नियर वाला लाइन, तो खत्म तो पता ही है 3 पे होना है, तो यहां से शुरुआत कहां से हो, 4 से 3 होगा, इसका पहला लाइन खुद ही देख रहे हैं 4 से 3 पहला लाइन है। कोई इसके लिए बोलेगा कि भाई सेकेंड लाइन क्या है, तो N2 अब 5 से 3 होगा, इसके लिए सेकेंड लाइन। लास्ट लाइन किसी के लिए भी जो लास्ट लाइन होता है कि इंफिनिटी से कोई आ रहा है और यहां पे आके रुक रहा है, इसको लास्ट लाइन बोलते हैं। तो ये आपका पास्ट चेन सीरीज का कहानी होगी। अगला बात कौन सा होगा, तो अगला बात किसको बोला जाता है, पास्ट चेन के बाद कौन सा आना चाहिए, ब्रैकेट सीरीज आना चाहिए। तो यही बात बोला गया था कि इन पांचों को याद रखना है कि ब्रैकेट सीरीज में N2 कहां से आ रहा है नहीं पता, खत्म अगर कहां पे हो, 4 पे खत्म होगा, तो इसको ब्रैकेट बोलेंगे कि कहां से आ रहा है नहीं पता। अगर यहां का 1/λ चाहिए तो रेदरबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर, कहां पे खत्म होगा ये तो पता है, कहां से शुरू हुआ है वो तो क्वेश्चन ही बता सकता है कि कहां से शुरू हुआ है, तो ये ऐसा हो गया। इसके लिए भी अब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का मतलब बस लिख देते हैं। फर्स्ट लाइन तो 4 पे खत्म होना है, तो कम से कम कहां से आना पड़ेगा, तो कम से कम 5 से आना पड़ेगा, तो 5 जो हो गया इसका वैल्यू इसके बराबर। फिर उसके बाद देखिएगा तो N1 का वैल्यू तो फिक्स है ही कि N1 जो होना चाहिए 5 से 4, वो हो गया पहला। और लास्ट लाइन देखेंगे तो लास्ट लाइन का भी मीनिंग अब जान चुके हैं कि जहां कहीं भी इंफिनिटी से उसमें आ रहा है, उस पर्टिकुलर का जो एंड है उसको बोला जाएगा ऐसा। ब्रैकेट के बाद क्या होता है, तो ब्रैकेट के आगे हम लोगों का कभी गया नहीं है। ब्रैकेट के बाद होता है पी फंड। तो पी फंड में N2 कहीं से भी शुरू हुआ रहा हो, N1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 के बराबर। बाकी सब चीजें अब लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। तो आर जेड इंटू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 खत्म 5 पे, शुरू कहां से हुआ है ये आप समझिए कि शुरू कहां से हुआ है। तो शुरू जो है वो बताया जाएगा कि 6 से 5 आया है कि 8 से 5 आया है। फर्स्ट लास्ट का मतलब सारा बात अब ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको हटा के अब मेन बात लिखा जाए, इतना डिस्कशन में जो देखे हैं। चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए। तो पहला बात यह है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो फोटोन फेंक के वो अपना एनर्जी को कम करेगा। हर कोई चाहता है लो एनर्जी में रहना, ग्राउंड स्टेट में रहना, तो वो अपना एनर्जी फेंक के क्या करेगा, अपना एनर्जी फेंक के वो वापस आना चाहेगा ग्राउंड स्टेट में। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो रास्ते में जो वो फोटोन फेंका है उसका जो वेवलेंथ होगा 1/λ, उसी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और उसी के आधार पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। चलिए समझते हैं बात को। तो पहला बात हम लोग क्या देखे, पहला बात हम लोगों ने देखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कभी जिंदगी में फ्रीक्वेंसी का भी जरूरत पड़ जाए। तो डेल्टा ई इक्वल टू हम लोगों ने देखा कि रेबर्ग कांस्टेंट, रेबर्ग अभी आया नहीं है, 1 मिनट, रेबर्ग इसके बाद आएगा। डेल्टा ई इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 1/, 1 मिनट यार, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, कहां पे फाइनली पहुंचा था, अंदर में N1 और आ कहां रहा था, N2 से आ रहा था। डेल्टा ई को आपने hc/λ लिखा, तो 1/λ इक्वल टू रेबर्ग कांस्टेंट RB इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये ऐसा होना चाहिए। कभी आज तक अपना
फिजिक्स में इसका जरूरत नहीं पड़ा है, अन्य सब्जेक्ट में पढ़ा हो तो पढ़ा हो, बाकी मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं। तो कितना के बराबर होता है 1.09 इंटू 10⁻7। सिंस मीटर के उल्टा में है तो मीटर इनवर्स होना चाहिए, लेमडा मीटर में होगा ना, बाकी सब तो यूनिटलेस है। नंबर से एटॉमिक नंबर, ऑर्बिट नंबर, यूनिट तो इन्हीं दोनों के पास होगा, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा कभी, यही बात आपको बोला जा रहा है। अगर हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन के लिए तो और भी दिमाग नहीं लगाना है कि हाइड्रोजन के लिए तो Z इक्वल टू 1 होता है, तो 1/λ इक्वल टू क्या हो गया 1/λ हो गया आपका रेबर्ग कांस्टेंट R इंटू कहां से पे पहुंचे हैं और कहां से आए हैं, ये आपका 1/λ ऐसा हो गया। बाकी लास्ट सूचना ये याद रखना है कि जब n1 इक्वल टू किसके बराबर, n1 इक्वल टू सब कोई 1 में पहुंचिए तो ऐसे को बोला गया कि ये हो गया आपका लेमन। फिर उसके बाद बोला गया कि सब कोई 2 में पहुंचिए तो ऐसे को बोला गया क्या, ये है बाल्मर। फिर बोला गया आपको कि सब कोई 3 में पहुंच रहे हैं तो उसके बाद कौन आया था, तो उसके बाद आया था पैस्चन। सबसे बोला गया कि सब कोई 4 में पहुंचिए तो उसके बाद आ गया ब्रैकेट, और सब कोई बोला गया किसमें 5 में पहुंचिए तो उसके बाद कौन आया पी फंड। पी फंड के बाद क्या होता है जी, पढ़े हम्फ्री, हाँ हम्फ्री होता है पी फंड के बाद, सही बात है। चलिए उतना, उससे ज्यादा हम लोग का जरूरत नहीं है, हम लोग का लेमन और बाल्मर में ही काम चल जाएगा। चलिए इसको हटा दिया जाए, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। बस इतना ही बात को याद रखना है, आपका ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आया हुआ है कंपटीशन में सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ इतना बात को याद करते हैं, खास के फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको हटा देते हैं अब, चलिए कॉपी कर लीजिए फिर हटाया जाएगा। कुछ एक आध प्रॉब्लम आज के लिए कर लेते हैं, फिर इसका कल कुछ प्रॉब्लम करेंगे। और न्यूक्लियस के बारे में पहले ही बोला गया है कि ज्यादा पढ़ना है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस का ज्यादातर जो मेन टॉपिक सब था वो सबको तो हटा दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट ऑफ द wavelength of the first line of Balmer series and Lyman series is। तो बोला जा रहा है कि रेशियो बताने के लिए, तो पहला बोला जा रहा है कि 7/20 इसके बराबर है। दूसरा बोला जा रहा है कि 7/27 इसके बराबर है। तीसरा बोला जा रहा है कि 20/7 इसके बराबर है, और इसके अलावा कुछ आ रहा है तो वो उसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए। देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि फर्स्ट लाइन का बताने के लिए, किसका किसका, तो नाम का ऑर्डर ज्यादातर बदल देता है कि लोगों को वहां पे भी वही याद रहे कि ये लेमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का क्या होगा वेवलेंथ वो, और बगल में क्या है, बगल में है लेमन सीरीज और बाल्मर सीरीज इनके लिए। तो बाल्मर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन का तो बाद में देखते हैं, बाल्मर सीरीज के लिए मतलब ये हुआ कि जो खत्म होगा, बाल्मर कहां पे खत्म होता है, 2 पे खत्म होता है। पहला लाइन का बात किया है तो पहला लाइन का वैल्यू होना चाहिए बाल्मर के लिए कि n को कहां से कहां आना है, तो बाल्मर का जो पहला लाइन होगा वो होगा कि अगर कोई कहां से कहां, तो कोई अगर 3 से 2 आ रहा है कि बाल्मर को हमेशा 2 पे खत्म होना है, तो बाल्मर का जो पहला लाइन होगा वो 3 से 2 होगा कि n1 इक्वल टू 2 पे खत्म होगा और n2 इक्वल टू 3 से शुरू होगा। ये बाल्मर की कहानी है। अगर लेमन की बात की जाए तो लेमन को तो खत्म होना है हमेशा 1 पे, तो लेमन का अगर पहला लाइन का बात किया जाए तो दोनों का मतलब बदल गया कि लेमन में जो पहला लाइन होता है कि n2 इक्वल टू 2 से n1 इक्वल टू 1 पे ऐसा आएगा। अब देखिए यहां पे सबसे पहले अगर 1/λ ऑफ बाल्मर लिखेंगे तो वो किसके बराबर, तो
आर जेड, ये तो आर के बराबर हो गया। कुछ बोला है भी नहीं, हाइड्रोजन माने तो भी, कोई अन्य भी मानेंगे तो जेड तो कट ही जाएगा ना जी, अगर जेड स्क्वायर लिखते भी हैं आप तो यहां से क्या हो गया देखिए, 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, ऐसा 1 लेमडा ऑफ बाल्मर r इंटू 1/n1। तो यहां पे देखिए खत्म किस पे हो रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर, फर्स्ट लाइन है तो शुरू कहां से हुआ होगा, 3 से शुरू हुआ होगा, तो 1/3 का स्क्वायर, ये ऐसा हुआ। अब यहां से देखिए तो 1/λ इसका जो वैल्यू होना चाहिए, तो यहां से देखोगे तो 1/λ सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो 1/λ का वैल्यू जो होना चाहिए, चलिए उसको सॉल्व कर ही दे रहे हैं हम, ऊपर में लिख रहे हैं इसी के नीचे वाला, ये लाइन वाली जो बातें हैं, कि बाकी सॉल्व करने का बात बच गया है। अगर ये सब मीनिंग सारा समझ गए हैं कि ट्रांजिशन का क्या होता है, तो यहां से देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे 1/λ इक्वल टू r इंटू पहला टर्म क्या बना 1/4, दूसरा टर्म क्या बनेगा 1/9। यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/λ r इंटू 4 इंटू 9 किसके बराबर 36 के बराबर, 9 माइनस 4 ऊपर में कितना बच गया, तो 5/36 ये ऐसा बच गया। तो 1/λ, चलिए बाल्मर का वेवलेंथ आपने निकाल दिया। सिमिलरली अगर किसका निकालने के लिए जाएंगे, लेमन के लिए निकालने के लिए जाएंगे, तो लेमन का जो पहला लाइन होना चाहिए कि 1/λl इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो r इंटू आज कहां पे पहुंचे हैं n1 स्क्वायर, कहां से शुरू किए थे n2 स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। यहां से देखिए 1/λ ऑफ लेमन सीरीज, तो r इंटू लेमन है पहला लाइन, 1 में खत्म होना चाहिए, 2 से शुरू हुआ। यहां से देखिए 1/λ ऑफ लेमन, तो r इंटू 1 माइनस 1/4 है, तो इसका वैल्यू कितना के बराबर आ गया कि 1/λ ऑफ लेमन 3r/4 आ रहा है क्या, तो ये 3r/4 ऐसा ये बच गया। अब इससे अगर हम लोग आगे बढ़े, तो यहां पे अगर फाइनली हम लोगों को रेशियो चाहिए, रेशियो में भी ध्यान रखना है कि बाल्मर टू लेमन है कि लेमन टू बाल्मर है, बाकी जैसे लेना है वैसे ले लीजिए, बाद में एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। 1/λ ऑफ बाल्मर डिवाइडेड बाई 1/λ ऑफ लेमन, 1/λ ऑफ बाल्मर देखिए तो r इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36 इसके बराबर, यहां पे देखिए r इंटू 3/4 इसके बराबर, तो यहां पे लेमडा l ऊपर चला गया, लेमडा b नीचे चला आया, r से r कट गया, ऊपर में देखिए तो क्या बन गया 4 इंटू 5 बन गया, नीचे में क्या बचा 36 इंटू 3 ऐसा बच गया। तो लेमडा ऑफ लेमन टू लेमडा ऑफ बाल्मर यहां पे काटिएगा तो कितना बचा 9 के बराबर बच रहा है क्या, और ऊपर में कितना हो गया 5/27 ऐसा कुछ बच रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, लेमडा ऑफ बाल्मर टू लेमडा ऑफ लेमन, तो पहला लाइन का रेशियो देखिए 27/5 इसके बराबर आ गया। तो यही सब बात आपसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपका दोनों फर्स्ट लाइन का बोला है रेशियो, लास्ट लाइन का पूछ लेगा और कोई लाइन का पूछ लेगा, तो सारा बेसिक बात पहले तो होता क्या है वेवलेंथ, वो दूसरा किसी सीरीज का मतलब क्या होता है वो बताना होता है। चलिए अगला बात देखा जाए, चलिए इसको हटा दिया जाए। चलिए क्या बोला जा रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स from third orbit to second orbit, the wavelength of the photon produced is lambda. Now the electron jumps from the second orbit to the फर्स्ट, सेकेंड से किस में आया, थर्ड से आया है सेकेंड में,
फिर सेकेंड से आया है फर्स्ट में, टू द फर्स्ट ऑर्बिट, देन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड, कि अब की बार बताइए वेवलेंथ फोटोन का क्या प्रोड्यूस होना चाहिए। तो पहला बोला जा रहा है 5/27 लैम्डा, दूसरा बोला जा रहा है 27/5 लैम्डा, तीसरा बोला जा रहा है 20/7 लैम्डा, सबसे लास्ट बोला जा रहा है 7/20 लैम्डा। बताइए अब की बार क्या होना चाहिए। तो देखो दो दो प्रक्रिया हुआ है। पहला प्रक्रिया में क्या हुआ है कि अगर मान लीजिए ऐसे बनाते हैं तो पहला प्रक्रिया में बोला जा रहा है कि जो है 3 से थर्ड नंबर से क्या हुआ है 2 नंबर में आया है। तो पहला वाला प्रक्रिया में N2 क्या था, तो 3 पे फोटोन बैठा हुआ था, खत्म कहां पे किया है तो N1 किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 3 से शुरू होके 2 पे खत्म हुआ है। तो यहां पे देखिए अगर 1/, इसको मैं लैम्डा 1 बोल देता हूं कि पहला वाले प्रक्रिया का, तो R इंटू यहां पे क्या होना चाहिए कि कहां पे खत्म किए हैं, तो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये ऐसा होगा। तो 1/λ1 वो अलग बात है, λ1 का वैल्यू भी बोला है कि λ1 जो है पहले वाले प्रोसेस में लैम्डा के बराबर। यहां पे देखिए R इंटू यहां से 1/n स्क्वायर, तो 1/ यहां से किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1/ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये ऐसा मिला। तो 1/λ1 यहां से देखिए R इंटू फिर से वही बात बन रहा है 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1/9। यहां से देखिए पहला ट्रांजिशन के हिसाब से आया कि 1/λ1 इक्वल टू R इंटू कितना के बराबर, तो R इंटू यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है 5/36 इसके बराबर, और λ1 लैम्डा के बराबर है। सेकेंड ट्रांजिशन में क्या बोला है, तो सेकेंड ट्रांजिशन में बोला है कि 2 से 1 में आ गया है। तो 2 से 1 में आया है तो शुरू कहां से किया 2 से, पहुंचा किस में है 1 में, तो 1/λ2, तो फिर से R इंटू कहां पे खत्म किया है, तो 1 पे खत्म किया है, कहां से शुरू किया है तो 2 से शुरू किया है, दोनों का वैल्यू पुट किया गया, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/λ2 का वैल्यू देखिए R इंटू 3/4 इतना के बराबर बच गया। अब यहां पे अगर ये वाला घटना ऐसे हुआ है तो यहां पे देखिए जो अगला बात होना चाहिए वो इन दोनों का क्या होना चाहिए, वो इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लें तो जैसे लेना है वैसे लीजिए, बाद में रीअरेंज तो ऑलवेज किया जा सकता है। 1/λ1 डिवाइडेड 1/λ2, तो 1/λ1 अपने ट्रांजिशन के हिसाब से R इंटू 5/36 इसके बराबर, 1/λ2 अपने ट्रांजिशन के हिसाब से R इंटू 3/4, R और R पहले कैंसल हुए। देखिए λ2 निकालना है, λ1 अपनी जगह पे आया, फिर उसके बाद ऊपर में 5 इंटू 4 बचा, नीचे में क्या बचा तो 36 इंटू 3 इसके बराबर ऐसा बच रहा है। अब यहां से देखिएगा तो λ2 डिवाइडेड बाई λ1, वही तो लैम्डा के बराबर था पहला वाला ट्रांजिशन। यहां से देखिए तो कितना बच रहा है 5/27 इसके बराबर बच रहा है। तो जो λ2 बोला गया था वो किसके बराबर 5/27 लैम्डा इसके बराबर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देखिएगा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से इस तरीके का ही क्वेश्चन आता है कि थर्ड एक्साइटेड फोर्थ एक्साइटेड से थर्ड में आ गया तो लैम्डा है, थर्ड से सेकंड में आएगा तो क्या होगा, फिफ्थ से फोर्थ में आ रहा है तो इतना, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो कितना होगा। तो 2 बार बस आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला लगाना है और आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। इसको हटाया जाए, कंटिन्यू किया जाए। थक गए, चलिए एक और बात लास्ट देख लेते हैं, कल केवल क्वेश्चन बचना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, और 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन,
क्या बोलते हैं इसको, आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऐसा कुछ आईपी करके सुने होंगे आप। तो देखिए हम लोग बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, उसी को हम लोग आईपी बोलते हैं। तो देखिए सामान्य दिनों में क्या होता है कि जब n इक्वल टू 1 के बराबर होता है तो टोटल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है, कि टोटल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का इतना के बराबर। देखिए टोटल एनर्जी आप n का वैल्यू कोई पूछे तो बता भी सकते हैं, n इक्वल टू इंफिनिटी होने पे टोटल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, कि नीचे में n स्क्वायर होता है -13.6, हाइड्रोजन माने ना माने नीचे में अगर n इंफिनिटी होगा तो टोटल एनर्जी 0। n इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हैज लॉस्ट कनेक्शन विथ न्यूक्लियस, कि अब उसको कोई मतलब नहीं है उस न्यूक्लियस से जिसमें वो पहले था। तो अगर देखो ऐसा करने के लिए कि ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को हमको अगर इस स्टेज में लेके आना है तो हमको अपने तरफ से कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो जिसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, वो कितना के बराबर होना चाहिए। तो अगर ग्राउंड स्टेट से लाना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना के बराबर, कि अगर हम अपनी तरफ से इतना एनर्जी दे दे इलेक्ट्रॉन खुश हो जाएगा, सारा उधार चुकता हो गया। इलेक्ट्रॉन इसीलिए न्यूक्लियस से बंधा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव एनर्जी है। जिस दिन इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिल गया इस न्यूक्लियस से इसका कोई एफिनिटी नहीं रहेगा और वो न्यूक्लियस छोड़ के भाग जाएगा। तो ऐसा चाहिए। अब यहां पे ये बात तो बहुत सिंपल है। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन atom, then the ionization potential for this electron, कि बताइए इस इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए। पहला बोला जा रहा है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर, दूसरा बोला जा रहा है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा बोला जा रहा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होना चाहिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं माइनस में नहीं रहना चाहिए, वो भी सही है, चलिए प्लस कर दीजिए। ये तो मान लीजिए उस समय का एनर्जी है, बात सही है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो बाहर से जो एनर्जी दे रहे हैं वो है ना। देखिए अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन भी यही होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है या जो भी एनर्जी ही बोले एनर्जी के बराबर ही होता है, तो वो किसके बराबर है, एनर्जी required to knock off an electron from nucleus। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहां बैठा हुआ है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे बैठा है, ये बहुत ज्यादा गरीबी में है, इसको बहुत ज्यादा उधारी है, तो इसको हटाने के लिए आपको इतना का एनर्जी जरूरत पड़ेगा। यही इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 2 में चला गया है, कैसे गया ये मेरा काम नहीं है। अगर ये ऑलरेडी n इक्वल टू 2 पे है तो n इक्वल टू 2 का आप एनर्जी जानते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जो सेकेंड ऑर्बिट में है उसको भगाने में हमारा उतना मेहनत नहीं है, वो तो
थोड़ा सा काम ऑलरेडी किसने किया है मुझे उससे मतलब नहीं है। आज मुझे इलेक्ट्रॉन किस स्टेज में मिला है, तो आज मुझे इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मिला है, तो इसको भगाना है तो इतना ही एनर्जी चाहिए। फिर वंस अगेन अगर आज इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थर्ड ऑर्बिट में बैठा हुआ है तो यहां से यहां कैसे पहुंचा ये मेरा काम नहीं है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन यहां पे मिला है, अगर यहां से मुझे भगाना है तो एनर्जी टोटल यहां पे इतना था, एनर्जी यहां पे इतना था, एनर्जी यहां पे इतना था, थर्ड ऑर्बिट में आए पूछा गया उधारी कितना है, इतना के बराबर, चलो टोटल एनर्जी इतना प्रोवाइड कर दो। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हमेशा के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का कहानी है क्या, एनर्जी एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का। इसका प्रॉब्लम कुछ कल कंटिन्यू किया जाएगा।